जयंत सेठ ने अपनी जिंदगी में बहुत रुपया कमाया था। वो बहुत बड़े रईस थे। उनकी कई फैक्ट्रीज थी और बंगले भी थे। पर अब वो बीमार थे और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। जयंत सेठ की देखभाल उनका पुराना नौकर मदन कर रहा था। सेठ जी, जैसा आपने कहा था मैंने वकील साहब को बोल दिया है। आप अपनी सारी जायदाद अपने बड़े बेटे अजय के नाम कर रहे हैं। सिर्फ वो जंगल वाली झोपड़ी विजय के नाम होगी। ठीक है, लेकिन सेठ जी, आप तो अजय बाबा को बेहतर तरीके से जानते हैं। फिर भी आपने अपनी सारी जायदाद अजय बाबा के नाम कर दी और निहायती भले आदमी विजय बाबा को वो मामूली सी झोपड़ी दी। ऐसा क्यों सेठ जी? मैं जानता हूँ कि अजय कितना नीच है। वो जायदाद के लिए अपने छोटे भाई के साथ कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मैंने अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी। इससे मेरा छोटा बेटा बच जाएगा। लेकिन छोटे बाबा को गरीबी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। नहीं मदन, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बस देखते जाओ। मैं अपने सारे फैसले सोच समझकर ही लेता हूँ। जी मालिक। बस मेरे इंतकाल के बाद तुम विजय के साथ रहना। जी मालिक। कुछ महीनों बाद सेठ जी का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद वकील साहब घर आए। सेठ जी ने अपनी सारी जायदाद अपने बड़े बेटे अजय के नाम कर दी है और विजय, तुम्हारे नाम उन्होंने जंगल की एक मामूली सी झोपड़ी की है। अरे वाह, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मेरे अब्बू मेरे से इतनी मोहब्बत करते थे। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं जायदाद में कैसे ज्यादा हिस्सा लूं। अच्छा हुआ सारी जायदाद खुद ही मेरी हो गई है। मुझे जायदाद का कोई लालच नहीं है। अब्बा ने जो झोपड़ी मुझे दी है मैं उसी में खुश रहूंगा। भाईजान, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जाओ। विजय अपने बंगले को छोड़कर निकल ही रहा था कि अजय बाबा, मैं भी विजय बाबा के साथ ही जाना चाहता हूँ। तो वहाँ मामूली सी झोपड़ी में क्या करेगा? मुझे सेठ जी ने हुक्म दिया था कि मैं विजय बाबा के साथ ही चला जाऊँ। अच्छा ठीक है, जा, तुझे जाना है, जा। विजय और मदन काका जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के बीच उन्हें एक झोपड़ी नजर आई। ना मालूम सेठ जी ने ऐसा क्यों किया। एक बेटे को इतनी सारी जायदाद और दूसरे को बस ये छोटी सी झोपड़ी। काका, आप परेशान मत होइए। अब्बा ने ये फैसला सोच समझ कर ही लिया होगा। देखते हैं बेटा। दोनों उस झोपड़ी के पास पहुँचे। विजय ने जैसे ही झोपड़ी के अंदर कदम रखा तो वो चौंक गया। काका, काका! जब मदन झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। वो झोपड़ी अंदर से एक आलीशान महल था। बाहर से भले ही वो एक मामूली सी दिखने वाली झोपड़ी हो, पर अंदर से वो राजमहल थी। या खुदा, मैंने कहा था ना, अब्बा ने फैसला सोच समझकर ही लिया होगा। जी, मालिक का कहा अब समझ में आया मुझे। दोनों हैरान होकर हवेली का कोना कोना देखने लगे। अंदर एक बड़ा सा सिंहासन भी था। यहाँ तो एक सिंहासन भी है। हाँ विजय बाबा, बैठकर दिखाओ जरा कैसे लगते हो। विजय उस सिंहासन पर बैठ जाता है। ये तो एकदम राजाओं जैसा सिंहासन है। विजय जैसे ही सिंहासन पर बैठता है उसके सामने एक जिन्न वाज़े होता है। क्या हुक्म है मेरे आका? जिन्न? जी, मैं एक जिन्न ही हूँ। आप यहाँ कैसे? मैं इस सिंहासन में रहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। आज से करीब 45 साल पहले तुम्हारे अब्बू जयंत सेठ की एक कबाड़ी की दुकान थी। उस वक्त वो उसी झोपड़ी में रहा करते थे। तब एक रोज एक दूर का कारोबारी सेठ जी को ये सिंहासन बेचकर चला गया। जयंत सेठ ने इस सिंहासन की मरम्मत करवाई और इसे इस झोपड़ी में ले आए। जयंत सेठ जैसे ही इस सिंहासन पर बैठे, मैं उनका गुलाम बन गया और तब से मैं अपने आका की हर ख्वाहिश पूरी करता आया हूँ। कुछ महीने पहले आका यहाँ आए थे और उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा बताई। मेरे इंतकाल के बाद मेरा बेटा विजय सिंहासन पर बैठेगा। जैसे तुमने जिंदगी भर मेरा साथ निभाया, वैसे ही मेरे बेटे का भी साथ देना, उसे खुश रखना हमेशा। इसीलिए अब मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मुझे अपनी ख्वाहिश बताओ आका। फिलहाल तो मुझे भूख सता रही है। कुछ खाने को मिल जाता तो बेहतर होता। जो हुक्म मेरे आका। जिन ने पल भर में विजय के सामने ढेरों पकवान हाजिर कर दिए, जिसे देखकर मदन और विजय हैरान रह गए। अरे इतने सारे पकवान तो मैंने पूरी जिंदगी नहीं देखे।
मदन और विजय दोनों पकवान का लुत्फ उठाने लगे। तभी अजय झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। वो झोपड़ी के अंदर का महल देखकर हैरान था। तो अब्बू ने मुझे धोखा दिया, तुझे ये जिन्न दे दिया जो तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, और मुझे बस थोड़ी सी जायदाद दे दी। मुझे ये जिन्न चाहिए। तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए क्यों नहीं? क्योंकि मेरे आका ने इन्हें मेरा अगला आका बनाया है, और जब तक ये मुझे किसी और को नहीं देते तब तक मैं इनका ही गुलाम रहूंगा। अच्छा तो ये बात है, तो मैं तुझे छीन कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे होते हुए तुम मेरे आका को छू भी नहीं सकते। मेरी कमर, मेरी कमर। शायद तुम्हारे लिए आज इतना ही काफी है। अगर अगली बार मेरे आका के करीब भी आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझ गए? मैं समझ गया, मैं समझ गया। सेठ जी ने एकदम सही फैसला लिया था। वो ये सब पहले से जानते थे। हाँ। उस दिन के बाद विजय और मदन दोनों अपनी जादुई झोपड़ी में खुश थे, क्योंकि ना उन्हें अब किसी बात की फिक्र थी और ना ही कोई डर। दीनापुर गांव में टोनी नाम का एक लड़का चौक में चावल छोले की रेहड़ी लगाता था। उसका काम ठीक ठाक चल रहा था। उससे कुछ दूर ही एक बूढ़ी औरत चाय के ठेली लगाकर चाय बेचती थी। चौक पर आने वाले लोग उसकी ठेली पर चाय पिया करते थे और इस तरह उनका भी गुजारा हो जाता था। एक दिन सुबह सुबह टोनी दुकान खोलता ही है कि तभी एक भूखा साधु वहाँ पर आ जाता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दोगे तो खुदा तुम्हारा भला करेगा बेटा। महात्मा जी आप बैठिए और जो भी मेरे पास मौजूद है उसे पेट भर कर खाइए। इस तरह टोनी साधु को भोजन करा देता है। बच्चे ने खाना खिला दिया, अब थोड़ी सी चाय पिला दोगे तो खुदा तुम्हारा भला कर देगा बेटा। तशरीफ रखिए साधु महाराज और चाय पी लीजिए। चाय वाली बुढ़िया उन्हें चाय पिला देती है, जिससे साधु की रूह को सुकून मिल जाता है और उन दोनों के लिए उसके दिल से दुआ निकलती है। अम्मा, आप और वो बच्चा दोनों ही बहुत भले हो, बहुत भले इंसान हो। खुदा आप दोनों को सलामत रखे। कभी मुसीबत में पड़ो तो इस साधु को याद कर लेना। ये साधु सामने वाले पहाड़ पर रहता है। साधु महाराज, हमें आपकी दुआएं मिल गई, वही हमारे लिए बहुत है। इस तरह साधु उन दोनों को दुआएं देकर वहाँ से चला जाता है। इस बात को कई महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन बहुत गर्मी पड़ रही होती है और चाय वाली बुढ़िया को न जाने अचानक से क्या हो जाता है कि वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है और टोनी उसे देख लेता है। अरे ये क्या हुआ बूढ़ी अम्मा? क्या हुआ? जवाब दीजिए, कुछ तो बोलिए बूढ़ी अम्मा। टोनी बूढ़ी अम्मा को काफी हिला डुला कर देखता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। अम्मा बेहोश रहती है और फिर टोनी उन्हें फौरन अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर अम्मा का इलाज करते हैं और फिर टोनी डॉक्टर से अम्मा की बीमारी के बारे में पूछता है। डॉक्टर साहब, बूढ़ी अम्मा को कौन सी बीमारी है? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्हें शायद कोई संजीदा बीमारी है। अभी कई दिनों तक अस्पताल में रहना होगा इनको। ठीक है डॉक्टर साहब। उस रोज टोनी को घर पहुंचने में काफी रात हो जाती है। उसके लकवे के मरीज माँ बाप को उसकी बहुत फिक्र हो जाती है। वो टोनी को देखते ही तड़प उठते हैं। बेटा, बहुत देर कर दी, कहाँ रह गए थे? सब खैरियत तो है ना बेटा? कोई फिक्र वाली बात तो नहीं ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरे पड़ोस में एक चाय वाली अचानक से बीमार हो गई थी, इसलिए उनको अस्पताल लेकर जाना पड़ा। बस इसी वजह से मुझे लौटने में देरी हो गई। ठीक है बेटा, अब जल्दी से खाना खा ले, आज तो बहुत भूख लगी है। अगले रोज टोनी चाय वाली अम्मा से मिलने के लिए अस्पताल जाता है तो अम्मा उसे देखकर रोने लगती है और कहती है, बेटा, मुझे अपने बीमार बेटे की फिक्र सता रही है। वो भूखा प्यासा चारपाई में पड़ा होगा, उसे मेरे सिवा कौन संभालेगा? मुझे जल्दी से घर ले चल। अपने बेटे की फिक्र मत करो बूढ़ी अम्मा, मैंने उसे खाना पहुंचा दिया है। खुदा तेरा भला करे बेटा, इस दुख की घड़ी में तूने मुझे सहारा दिया है। इस तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं और चाय वाली अम्मा ठीक हो जाती है।
टोनी अस्पताल से अम्मा को घर छोड़ने के लिए साथ लेकर चल देता है, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है और रुकने का नाम ही नहीं लेती, जिसकी वजह से टोनी और अम्मा को एक जगह ठहरना पड़ता है। बेटा, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, चारों तरफ पानी ही पानी है। लगता है बाढ़ आएगी अम्मा, और अगर बाढ़ आ गई तो हमारा तो कारोबार ठप ही हो जाएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे। जैसी ऊपर वाले की मर्जी बेटा, उसके आगे तो सब लाचार है ना। सही फरमाया अम्मा। टोनी और बूढ़ी अम्मा दोनों बारिश के रुकने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन बारिश नहीं रुकती। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगता है और भयंकर बाढ़ आ जाती है। वे दोनों बाढ़ में फंस जाते हैं और उन्हें अपने घर वालों की फिक्र सताने लगती है। बूढ़ी अम्मा, मेरे अपाहिज अम्मी अब्बा किस हाल में होंगे, पता नहीं जिंदा भी होंगे या नहीं। मेरा लाचार बेटा भी इस बाढ़ में बह गया होगा। इस बाढ़ ने तो मेरा सब कुछ लूट लिया बेटा। वे दोनों अपने घर वालों की सलामती को लेकर फिक्रमंद होते हैं, लेकिन उधर कुछ और ही करिश्मा होता नजर आ रहा है। बाढ़ का पानी सब जगह घुस जाता है, लेकिन उनके घरों में दाखिल नहीं होता। टोनी के घर में वही साधु नजर आते हैं जो एक बार उसके पास खाना खाने गए थे। क्या आप हैं टोनी के माँ बाप? जी साधु महाराज जी, हम ही हैं। हमें लकवा मार गया है और हम बिस्तर में पड़े हैं। 3 दिन से भूख से तड़प रहे हैं। घबराओ मत, अब और बिस्तर पर नहीं पड़े रहोगे। इतना कहते ही साधु टोनी के माँ बाप को सेहतमंद कर देते हैं और वे दोनों बिस्तर से उठकर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। इसके साथ ही टोनी के घर में सोना बरसने लगता है, यानी सोने की बारिश होने लगती है। ये करिश्मा करने के बाद साधु वहाँ से तशरीफ ले जाते हैं और उसी वक्त किसी तरह टोनी भी अपने घर पहुँच जाता है। टोनी अपने घर को सही सलामत देखकर और साधु से मुलाकात करके बहुत खुश होता है। अरे महात्मा जी आप? हाँ हाँ बेटा, मैं। ऊपर वाले के करम से सब खैरियत है। जाओ अपने अम्मी अब्बू से मिलो। फिर जैसे ही टोनी घर में दाखिल होता है, वो देखता है घर में सोने की बारिश हो रही है। उसके अम्मी अब्बा दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं। ये देखकर टोनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साथ ही उसके अम्मी अब्बा भी उसे देखकर फूले नहीं समाते। देखो बेटा देखो, हम तंदुरुस्त हो गए और घर में सोना बरस रहा है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये सब उन साधु महाराज का करिश्मा है। वो अभी यहाँ से गए हैं बेटा। ये करिश्मा देखकर टोनी बहुत खुश होता है और दिल से साधु महाराज का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन तभी उसके जहन में गरीब बूढ़ी अम्मा और उसके बीमार बेटे का ख्याल आता है। उनका ख्याल आते ही वो तुरंत बूढ़ी अम्मा के घर पहुंच जाता है। बूढ़ी अम्मा, ये कुछ सोना रख लीजिए। मेरे घर उस साधु की दुआ से सोने की बारिश हुई है। जो करिश्मा तुम्हारे घर में हुआ बेटा, वही करिश्मा यहाँ भी हुआ है। उन्हीं साधु ने मेरे बेटे को भी तंदुरुस्त कर दिया और मेरे घर में भी सोने की बारिश हुई है। ये सुनकर टोनी की सारी फिक्र दूर हो जाती है। वो इस करिश्मे और मेहरबानी के लिए उस रहमदिल साधु का बार बार दिल से शुक्रिया अदा करता है।